हेलो। गुड मॉर्निंग। जो भी जिस समय देख रहा होगा क्लास, तो चलो शुरू करते हैं अपने टॉपिक से। बहुत सालों से जो अटका हुआ है, बहुत दिनों बाद अपन मिल रहे हैं। जल्दी से मेरे को ले चलता टॉपिक पे। पहले थोड़ा पुराना रिवाइज करते हुए चलेंगे। ये क्लासेस जो भी यूट्यूब पे देखेगा उनके लिए नहीं है, क्योंकि ये पर्टिकुलर क्लास में हमारी क्लास हो चुकी है, तो वही लोग देखे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। मैं पहले ही वार्न कर रहा हूँ। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर अपना पीजीपी। चैप्टर कौन सा है? पीजीपी। चार्जिंग सेक्शन मतलब कि कौन सी इनकम यहाँ पे चार्ज होने वाली है। चार्जिंग सेक्शन मतलब कि कौन सी इनकम यहाँ पे चार्ज होने वाली है। ये अभी तक अपन ने पढ़ा नहीं है, ये अभी तक अपन ने पढ़ा नहीं है। मेथड ऑफ अकाउंटिंग अपन ने पता, आइदर आप लोग अक्रूवल सिस्टम भी फॉलो कर सकते हैं और कैश सिस्टम, दोनों के हिसाब से आपको अकाउंटिंग आप अपनी कर सकते हो। सर जनरल नोट्स में अपन ने देखे थे, अपन को पीजीपी की इनकम कैलकुलेट करनी है। वो दो चीज़ों पे डिपेंड करती है, रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस। रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस, पैसा आएगा, इनकम होंगी, पैसे के क्या होगा, खर्चे होंगे, तो अपन को क्या मिलेगा, अपना प्रॉफिट मिलेगा। ये इसमें पीजीपी के खुद के क्या है, लॉ है अकॉर्डिंग टू एक्सपेंसेस। कौन से एक्सपेंस अलाउड होंगे, कौन से एक्सपेंस अलाउड नहीं होंगे, ये सारे लॉ पीजीपी के खुद के हैं। उसके बाद में बेसिक प्रिंसिपल है प्रॉफिट का, क्या, रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस। रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस करूंगा तो मेरे को क्या मिलेगा, प्रॉफिट मिलेगा। एक मिनट रुकना। चलिए, तो ये शुरू है। उसके साथ में मेरे को ये मेन फोकस रहेगा किस पे, एक्सपेंसेस पे। मेन फोकस किस पे रहेगा, एक्सपेंसेस में। तो आप लोगों को याद होगा क्लास में बहुत बार अपने पढ़े थे, सेक्शन नंबर 37। सेक्शन नंबर 37 तो क्या बोलता है कि बिजनेस के लिए खर्चे होने चाहिए। खर्चे किसके लिए होने चाहिए, बिजनेस के लिए होने चाहिए। कैपिटल नेचर के नहीं होने चाहिए। सब वापिस से बिजनेस के नहीं होने चाहिए सर, कैपिटल नेचर के नहीं होने चाहिए सर। कब इंकर होने चाहिए सर, कब इंकर होने चाहिए सर, प्रीवियस ईयर में इंकर होने चाहिए सर। कहाँ पे कवर नहीं होने चाहिए, 32-36 में कवर नहीं होने चाहिए। और कोई भी प्रोविजंस और कंटीजेंसी का अपन को डिडक्शन मिलने वाला नहीं है। कोई भी प्रोविजन और कंटीजेंसी का अपन को डिडक्शन मिलने वाला नहीं है सर। कैसा, मान लो मैं अपना पीएनएल अकाउंट बना रहा हूँ, यहाँ पे मैंने डाल दिया प्रोविजन फॉर लैंड। मेरे को लैंड खरीदना है फ्यूचर में, तो अभी से एक प्रोविजन डाल दो कि भाई खरीदूंगा। खर्चा हो गया, अकाउंट के हिसाब से सही है, मैं पे 2 लाख का खर्चा बुक कर लिया। मान लो मेरा सेल्स है 10 लाख का, और कोई खर्चा नहीं है, तो 8 लाख का प्रॉफिट रहेगा। प्रॉफिट कितना रहेगा, 8 लाख का। तो टैक्स कितने पे लगेगा, 8 लाख का। अगर मैं अकाउंटिंग के हिसाब से, अगर ये चीज ना रहे यहाँ पे कि अगर कोई भी प्रोविजन में आपका होने वाला नहीं है, क्या फिर कंटीजेंसी होने वाली नहीं है, तो मेरे को कितने पे टैक्स लगेगा, 8 लाख पे। पर लगना कितने पे चाहिए, 10 लाख पे। तो इसलिए पॉइंट आया है, इसलिए पॉइंट आया है। पक्की बात, अच्छे से, कोई दिक्कत। तो सर पहले चलते हैं एक्सप्लेनेशन 1 of 37। तो इसमें सबसे पहले अपन ने पढ़े थे सर, दो टाइप की पेनल्टी हो सकती है, वापिस से डिटेल में नहीं ले रहा पेनल्टी। सर एक तो कॉन्ट्रैक्ट की पेनल्टी हो सकती है, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और ब्रीच ऑफ लॉ। सर तो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की पेनल्टी आपको अलाउ रहेंगी, और लॉ की अलाउ रहने वाली नहीं है। लॉ की अलाउ रहने वाली नहीं है, पक्की बात। सर वही आपको दिया हुआ है। उसके में सीएसआर, सर सीएसआर क्या था, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। सर क्या था, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। सर इसका डिडक्शन कंपनी को मिलने वाला नहीं है, कंपनियों को इसका डिडक्शन मिलने वाला नहीं है। उसके बाद सर एडवर्टीजमेंट, अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी के ब्रोशर्स, सोविनियर्स, क्या क्या बोला मैंने, क्या अगर कोई सोविनियर्स, ब्रोशर्स, ट्रैक्ट और पैम्पलेट, क्या अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी में छपवाता हूँ मैं, क्या बोला, अगर मैं एडवर्टीजमेंट देता हूँ, किस में एडवर्टीजमेंट देता हूँ, पॉलिटिकल पार्टी के, तो पॉलिटिकल पार्टी के क्या, ब्रोशर्स, ट्रैक्ट, पैम्पलेट या फिर सोविनियर में, तो ये एडवर्टीजमेंट का खर्चा मेरे को अलाउ होने वाला नहीं है। कि मान लो अगर मेरा सेल है 10,000 रुपये का, और मैंने एक बीजेपी के पेज में, मान लो कि उनका पैम्पलेट छपता है, उसमें मैंने अपना एडवर्टाइजमेंट दिया, उसमें उन लोगों ने मेरे से 2,000 रुपये चार्ज करे, तो मेरा प्रॉफिट कितना आएगा, 8,000 का। तो क्या एक खर्चा अलाउड होगा, क्या तो खर्चा अलाउ होने वाला नहीं है। इसका मतलब कि ये 8,000 पे ना टैक्स लगते हुए मेरे को कितने पे टैक्स लगेगा, पूरे 10,000 पे। पूरे कितने हजार पे, 10,000 में। यानी कि ये खर्चे को क्या कर रहा मैं, डिस अलाउ कर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ, खर्चे को मैं डिस अलाउ कर रहा हूँ। पक्की बात, समझ में आई अच्छे से। उसके बाद में सर यहाँ पे एक छोटा सा क्वेश्चन है, क्या इलीगल इनकम फ्रॉम इलीगल बिजनेस चार्जेबल टू टैक्स। तो इसका आंसर है यस। तो मतलब कि अगर मैं मान लो कि मैं ड्रग्स बेचता हूँ, तो क्या उस पर टैक्स लगना चाहिए बेटा, इनकम टैक्स के हिसाब से टैक्स लगना चाहिए। विथ पेनल्टी उसमें टैक्स लगता है, विथ पेनल्टी उसमें टैक्स लगता है, ये भूलना नहीं। लेकिन मैं कहता हूँ अगर आप डालोगे मैं ये इलीगल एक्टिविटी करता हूँ, तो अगले दिन सुबह सुबह जैसा गेट खोलोगे ना, वैसे पुलिस वाले मिलेंगे घर के सामने। जैसे ही गेट खोलोगे कौन मिलेगा, पुलिस वाले मिलेंगे।
तो नॉर्मली ऐसा होता नहीं, प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है कि कोई इलीगल बिजनेस कर रहा हो इनकम टैक्स भर रहा। सुनेगा तुमने दाऊद इब्राहिम मस्त इंडिया में बैठा हुआ है भर रहा, सुनने सुनते क्या कभी? नहीं सर, ऐसा कुछ होता नहीं है। तो उसका रेवेन्यू और कैपिटल सिर्फ क्या यहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ है कि किसके लिए है, बस ये नॉलेज पर्पज के लिए है। तब मैं सीधा यहाँ से ले लेता हूँ, सीधा यहाँ से उठा लेता हूँ। तो अगर कैपिटल का है तो कोई डिडक्शन उसका मिलने वाला नहीं है, रेवेन्यू का डिडक्शन मिलेगा। तो ये होता है फिक्स एसेट के एक्विजिशन और कुछ के लिए होता है। तो ये वर्किंग कैपिटल में इन्वेस्ट होता है या फिर ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में अपन को खर्चे लगते हैं है। ये मोर देन 1 ईयर रहता है, ये लेस देन 1 ईयर रहता है। उससे अर्निंग कैपेसिटी इंप्रूव होती है। ये बात करना फिक्स, यानी कि अगर मैं नई प्लांट लेके आया, नया मशीन लेके आया, तो मेरी अर्निंग कैपेसिटी इंक्रीज होगी। यहाँ पे वो मेंटेन रहती है, मैं बरोबर उन सबको सैलरी दे रहा हूँ तो बरोबर से काम करेंगे, तो यहाँ पे क्या रहती है, वो मेंटेन रहती है। छोटी मोटी बात थी। तो उसके बाद में सेक्शन 30। तो 30 अपने बात की थी, किससे रिक्वायर्ड खत्म सर? रेंट, रेट, टैक्सेस, रिपेयर्स, इंश्योरेंस। सर किसके? सर बिल्डिंग के। सर किसके? सर बिल्डिंग के। सर 31 किससे करता था? सर मशीन के। सर किसके? मशीन के। अगर कोई भी खर्चा आप बिल्डिंग के इंश्योरेंस पे करते हो, बिल्डिंग के रिपेयर पे करते हो, बिल्डिंग के टैक्स पे करते हो, बिल्डिंग के रेट पे करते हो, तो सारे खर्चे आपको क्या रहेंगे बेटा? अलाउड रहेंगे। इसके खर्चे आप लोग डिडक्शन ले सकते हो। तो आपको एक बात मैं थोड़ा जल्दी बता देता हूँ। तो टैक्सेस में 43B लगता था। टैक्सेस में क्या लगता था? 43B। तो इसका मतलब क्या था? जब ये पे हो गए तभी इसका डिडक्शन मिलने वाला है, तभी इसका डिडक्शन मिलने वाला है। पक्का याद है बात? हाँ सर याद है। तो वैसे ही मशीन के केस में भी सर रिपेयर्स एंड इंश्योरेंस, रिपेयर इंश्योरेंस ऑफ मशीनरी प्लांट एंड फर्नीचर, इसका भी आपको क्या मिलेगा? डिडक्शन मिल जाएगा। तो सर क्या है इसके, अगर रेंट पे रहता है, आपको याद होना चाहिए सर, अगर रेंट का डिडक्शन नहीं मिलेगा क्या? मैंने सर मशीनरी रेंट पे लेके आया तो इसका क्या डिडक्शन नहीं मिलेगा क्या? सर इसका डिडक्शन मिलेगा, लेकिन 31 में ना मिलते हुए तो ये मिलेगा मेरे को 37 में। कहाँ पे मिलेगा? 37। इसका बहुत अच्छे से डिस्कशन अपन ने क्लास में किए थे। पक्की बात। तो 38 में आ जाते हैं। सर अगर मैं बिल्डिंग का यूज या फिर मशीनरी का यूज पर्सनल एज वेल एज बिजनेस के लिए करता हूँ, पर्सनल एज वेल एज बिजनेस के लिए, तो सर जो भी परसेंटेज में कर रहे हो वो अपोर्शन हो जाएगा। मान लो 40-60 करता हूँ मैं, पर्सनल 40-60, और मेरे को मान लो कि मेरा खर्चा है 10,000 का, तो 6,000 का अलाउ होगा खर्चा और 4,000 का डिसअलाउ हो जाएगा। 4,000 का क्या हो जाएगा? डिसअलाउ हो जाएगा और 6,000 का अलाउ हो जाएगा। पक्की बात। तब फिर आते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 36 पे। सेक्शन 36 पे बहुत इंपॉर्टेंट। अभी तक आपने क्या पढ़ा? तो सबसे पहले चार्जिंग सेक्शन 28, चार्जिंग सेक्शन 28। तो अपन ने मेनली शुरू किया किससे? सेक्शन नंबर 37 से। अगर आप आओगे सेक्शन नंबर 37 से, सर जनरल डिडक्शन जो मिलते हैं सर बिजनेस के लिए, बिजनेस के लिए होना चाहिए सर, कैपिटल नेचर का नहीं होना चाहिए, प्रीवियस ईयर में इंकर होना चाहिए, 32-36 में कवर होना चाहिए, कवर नहीं होना चाहिए, और प्रोविजनल कंटीजेंसी के लिए नहीं होना चाहिए। तो लॉ फिर पेनल्टी पढ़े, तो उसके बाद में अपन ने एडवर्टीजमेंट वाला पढ़े 37 पे, फिर अपन डायरेक्ट 30 पे, फिर 31। अब आ रहे अपन 36 पे, अपन आ रहे किस में? 36 पे। सर अगर आप पेमेंट करते हो प्रीमियम कम इंश्योरेंस और स्टॉक, इसका आपको डिडक्शन अवेलेबल रहेगा, डिडक्शन अवेलेबल रहेगा, कोई बड़ी बात नहीं। सर अगर आप कोई मेडिक्लेम पॉलिसी का देखते हो, अगर आप कोई मेडिकल पॉलिसी का पेमेंट करते हो तो भी आपको उसका डिडक्शन रहेगा। पक्की बात। सर सेल्फ का क्या एम्प्लॉय का? सर सेल्फ का कि एम्प्लॉय का? जल्दी से बताएंगे सर। एम्प्लॉय का। अगर आप मेडिक्लेम पॉलिसी कराते हैं एम्प्लॉय की तो आपको डिडक्शन अवेलेबल रहेगा। पक्की बात। यहाँ पे लिख रखा अगर एम्प्लॉयर का कराते हैं तो उसका डिडक्शन मिलता है 80D के अंदर, 80D के अंदर। आगे अपन ने पढ़ा हुआ है ये। तब बोनस कमीशन, अगर कोई बोनस कमीशन अगर आप लोग देते हो, किसको दोगे सर? एम्प्लॉय को दोगे। किस लिए दोगे सर? अगर उसने कोई सर्विस रेंडर किया है तो उसके लिए दोगे। अगर कोई सर्विस रेंडर किया है तो उसके लिए दोगे। और वो क्या हो चुका है सबसे इंपॉर्टेंट बात, सर अगर वो पेड है सर, यानी कि सर इसमें 43B लगता है। क्या लगता है सर? 43B लगता है। तो उसका डिडक्शन क्या हो जाएगा? उसका डिडक्शन मिल जाएगा। पक्की बात। सर ये एग्जाम्पल है, देख लेना। उसके बाद में तो इंपॉर्टेंट ये है कि पेड होना चाहिए और सर्विस रेंडर होना चाहिए, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप होना चाहिए। तो पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट का भी आपको मिल जाएगा, डिडक्शन मिल जाएगा। लेकिन सर इंपॉर्टेंट ये है कि कब तक का मिलेगा। जैसे मैं आपको बोला था कि आप AS 16 पढ़ोगे, बोरोइंग कॉस्ट, जब भी आएंगे आप लोग पढ़ना। इसमें बात समझना कि जब तक कि कोई असेट पुट टू यूज नहीं हो जाता, क्या नहीं हो जाता? पुट टू यूज नहीं होता था, तब तक का अगर कोई उसका इंटरेस्ट है, तब तक का जो भी इंटरेस्ट रहेगा वो कैपिटलाइज होगा। वो क्या होगा? कैपिटलाइज होगा, और उसके आगे का इंटरेस्ट आपका रेवेन्यू नेचर का रहेगा। सर मतलब नहीं समझा। सर मान लो आपने लोन लिए 1 करोड़ का, तो आपने लोन लिए 1 करोड़ का, उसमें 10% का इंटरेस्ट लगता, 10% का इंटरेस्ट लगता। पक्की बात।
तो उसमें आपको पता चला कि आपने कोई पर्टिकुलर असेट के लिए वो 1 करोड़ का लोन लिया था। एक पर्टिकुलर असेट था, मान लो कि बिल्डिंग बिल्डिंग के लिए आपने लोन लिया था। बिल्डिंग आपकी पुट टू यूज होती है फॉर से 30 2019 को, 30 सितंबर 2019, मतलब कुछ, और आपने लोन लिया था फॉर से 1/4/2019। ठीक है, तो आपको साल भर का इंटरेस्ट कितना लगेगा, एक भी प्रिंसिपल का रिपेमेंट नहीं है, तो 10 लाख रुपीज आपको लगेगा। सर कैसे, 1 CR का 10%। ये बात क्लियर है। सर 10 लाख में, सर यहाँ पे 10 लाख में समझना, सर 5 लाख रुपए इसका 6 महीने का है। सर ये आपके असेट की वैल्यू में ऐड हो जाएगा, कैपिटलाइज होगा, क्योंकि ये पुट टू यूज होने के पहले का है, ये पुट टू यूज होने के पहले का है। बात समझ में आ रही है। और सर उसके बाद का जो 5 लाख रहेगा, सर ये आपको आप पीएल में लेके जाओगे अपने, ये रेवेन्यू नेचर का। सो कौन से नेचर का, रेवेन्यू नेचर का। तो आपको डिडक्शन ये 5 लाख का अलाउ रहेगा, ये 5 लाख का अलाउ नहीं रहेगा। पक्की बात। सर छोटा सा एग्जाम्पल है, एबीसी लिमिटेड है, एग्जिस्टिंग कंपनी, उसने बोरो किए 20 लाख रुपए, 10% के हिसाब से, एक साल उसको 19 कर दो, एक साल 19 फॉर परचेज ऑफ वन प्लांट एंड मशीनरी विच वाज पुट टू यूज ऑन 1/1/19। इन द केस इंटरेस्ट फॉर द पीरियड ऑफ 1/7/19 to 19 shall be capitalized for any interest subsequent to shall be debited to P&L account। तो यहाँ पे सिंपल सी बात बोलना चाहता है, आपका आंसर ही दिया हुआ है ये। सर आंसर क्या देना चाहता है कि आपने अक्वायर किया। सर अक्वायर से मैटर नहीं करता, जब तक कि वो पुट टू यूज नहीं होता, वर्ड यूज करना मैंने, जब तक कि वो पुट टू यूज नहीं होता, उसका जो भी इंटरेस्ट रहेगा, उसके पहले का, पुट टू यूज के पहले का जितना भी इंटरेस्ट रहेगा वो सारा क्या होगा, कैपिटलाइज होगा। सिंपल सी बात में, सिंपल सी बात में क्या होगा, कैपिटलाइज होगा। क्लास में काफी अच्छे से अपने इसका भी डिस्कशन किए थे। सर डिस्काउंट ऑन जीरो कूपन बॉन्ड, मान लो मैंने 2008 में कुछ बॉन्ड लिए थे 800 रुपए के, जिसमें को कोई इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, लेकिन 2012 में फॉर सेम वो 1600 रुपए के बिकेंगे, 1600 रुपए के बिकेंगे। तो सर को कितने रुपए मिल रहा है एक्स्ट्रा, सर मेरे को 800 रुपए एक्स्ट्रा मिल रहे हैं। सर कितने साल के लिए, सर मेरे को मिल रहे हैं 4 साल के लिए। तो हर साल मेरे को 200 रुपए का डिडक्शन अवेलेबल होगा। हर साल मेरे को कितने रुपए का डिडक्शन अवेलेबल होगा, तो 200 रुपए का डिडक्शन अवेलेबल होगा। तो इसको मैं प्रो डाटा करता हूँ सिंपली, आपने क्वेश्चन क्वेश्चन भी काफी बार किए। तो इसमें इंपॉर्टेंट है, तो मिनिमम पीरियड 10 साल रहेगा, मैक्सिमम कितना रहेगा, 20 साल रहेगा। कितना रहेगा, मैक्सिमम 20 साल। सर उसके अलावा भी इंपॉर्टेंट, एम्प्लॉयज कॉन्ट्रीब्यूशन टू रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड। सर मैं दो ही बना देता हूँ, सर एम्प्लॉयज कॉन्ट्रीब्यूशन और एम्प्लॉय कॉन्ट्रीब्यूशन। सर एम्प्लॉयज कॉन्ट्रीब्यूशन में 43B लगता है, यानी कि ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न तक आपको इसको भर देना है। और एम्प्लॉय कॉन्ट्रीब्यूशन में सर रेलिवेंट एक्ट की डेट, रेलिवेंट एक्ट की डेट, क्या बोला, रेलिवेंट एक्ट की डेट, यानी कि अगर वो एक्ट की डेट तक आप पे कर देते हो तो आपको इसका डिडक्शन मिल जाएगा, आपको डिडक्शन मिल जाएगा। तो इसमें इंपॉर्टेंट ये है, तो इस बार अगर इसमें डिडक्शन नहीं मिला, यहाँ पे इंपॉर्टेंट मैं समझाया था, इस बार डिडक्शन अगर नहीं मिला तो जब पेमेंट होगा, जिस साल भी पेमेंट होगा उस साल डिडक्शन मिल जाएगा, उस साल डिडक्शन मिल जाएगा। तो इसके केस में ऐसा कुछ भी होने वाला नहीं है। अगर एक बार आपने डेट में पेमेंट नहीं किए, तो डेट में पेमेंट नहीं किया तो कभी भी डिडक्शन मिलने वाला नहीं है, तो कभी भी डिडक्शन मिलने वाला नहीं है, इसका कभी भी आपको डिडक्शन मिलने वाला नहीं है। पक्की बात है सर, हाँ सर समझ में आ गया अच्छे से। सर वैसे ही आपका एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन और सर एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन, और सर उस वैसे एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स ग्रेच्युटी फंड कि उसका भी डिडक्शन आपको मिल जाता है, इसका भी डिडक्शन आपको मिल जाता है। लेकिन सर साथ में अपन एक चीज पढ़े थे, अगर अपन कोई प्रोविजन फॉर ग्रेच्युटी फंड मिलाते हैं, आप लोगों ने आगे बढ़ा था, अगर कोई प्रोविजन फॉर ग्रेच्युटी फंड मिलाते हैं इसका डिडक्शन मिलता नहीं है। लेकिन अगर कोई प्रोविजन बनाते हैं, प्रोविजन इन द ईयर ऑफ पेमेंट, तो इसका डिडक्शन मिल जाता था, इसका डिडक्शन मिल जाता। सर आगे आपने इसको अच्छे से पढ़ा था पक्का। तो जैसे एम्प्लॉय कॉन्ट्रीब्यूशन का ये था, यही बात थी, सब कुछ पढ़ा हुआ है। उसके आगे सर एक्सपेंडिचर इनकर इन कनेक्शन विद परचेज ऑफ एनिमल, विद परचेज ऑफ एनिमल, यानी कि जो भी आपको इसका डिडक्शन मिल जाएगा, आपको इसका डिडक्शन मिल जाएगा। सर फॉर सेम आपने 2000 का एनिमल खरीदे थे, 2000 का एनिमल खरीदे थे, अभी यूजलेस हो गया, ये क्या हो गया, सर ये यूजलेस हो गया, मर गया, या फिर मान लो कि अब इसका कोई काम नहीं होता, आपने इसको बेच दिया फॉर से, इसका स्क्रैप बिक गया 300 रुपये में, इसका स्क्रैप कितने में बिक गया, 300 रुपये में। तो बचा हुआ 1700 रुपये है, इसका डिडक्शन आपको मिल जाएगा, इसका डिडक्शन आपको मिल जाएगा।
तो थोड़ा और अच्छे से समझा दो। तो सिंपल सी बात है, मैंने एक गाय लिया था, सर गाय, ये मैंने गाय लिया था सर, काऊ, सर काऊ मैंने 25,000 की लिया था। तो इसको मैं अच्छे से यूज कर रहा सर, 10 साल के बाद में ये गाय काम करना बंद कर दी, तो इसको मैंने 5,000 में बेच दिया। तो इसको मैंने 5,000 में इसकी, मान लो कि इसकी अगर मैं बॉडी बेच देता कुछ भी, तो सर मेरे को बोल रहा है कि जितने के आपने लिए थे माइनस जितने का आपने इसको बेच दिया, ये 20,000 का आपको डिडक्शन मिल जाएगा, ये 20,000 का आपको डिडक्शन मिल जाएगा। पक्की बात। सर अमाउंट ऑफ अलाउंस इज डिफरेंस बिटवीन द एक्चुअल कॉस्ट ऑफ द एनिमल एंड प्राइस रियलाइज्ड बाय सेलिंग देमसेल्फ। पक्का। तो ये कब मिलेगा, जब वो या तो मर जाएंगे या फिर क्या हो जाएंगे, यूजलेस हो जाएंगे। तो उसका बेड डेट का मेरे को सीधा से बोला था, जब भी आप इसको राइट ऑफ कर दोगे, जब इसको क्या कर दोगे आप लोग, राइट ऑफ कर दोगे, तब उसका आपको डिडक्शन मिल जाएगा, तब आपको डिडक्शन मिल जाएगा। इसका काफी अच्छे से बहुत सारे एग्जाम्पल लेके आपको याद होंगे, बहुत सारे एग्जाम्पल मैंने कॉपी में करवाए हैं, तो उसको एक बार रेफर कर लो, उसको एक बार रेफर कर लो। पक्की बात है। चलिए सर आगे करते हैं। प्रोविजन फॉर बेटर आपके सिलेबस में नहीं है तो इसको रहने ही दीजिए, कुछ जरूरत नहीं है। फिर फैमिली प्लानिंग इंपॉर्टेंट, मैंने बात समझाया था कि सिर्फ किसको मिलता है सर, कंपनी को मिलता है, सिर्फ किसको मिलता है, कंपनी को मिलता है। सर कितने इंस्टॉलमेंट में मिलता है, सर 1/5 की 5 बार करके मिलता है, 1/5 करके कितने बार मिलता है सर, 5 बार मिलता है। सर उसके बाद में सर क्यों मिलता है सर, अगर कोई कंपनी अपना प्रमोट करती है फैमिली प्लानिंग को। सर ये 1/5 किसका मिलता है सर, अगर कोई कैपिटल एक्सपेंडिचर के तो 1/5, अगर कोई रेवेन्यू है तो फुल, रेवेन्यू है तो 100%, रेवेन्यू तो कितना परसेंट, 100%। पक्की बात है। सर ये अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन जैसा रहता है, सेल ऑफ, उसमें देखेंगे अपन, मैं आगे लूँगा। सर एसटीटी पेड है तो सर, अगर एसटीटी पेड है, कोई अगर धंधा करता है एसटीटी में, अगर कोई धंधा करता है एसटीटी तो उसको डिडक्शन मिल जाएगा। वैसे ही सीटीटी, अगर कोई धंधा करता है सिटी में तो उसको डिडक्शन मिल जाएगा, उसको डिडक्शन मिल जाएगा। तो बहुत सारे हैं, वापस एक बार आते ऊपर से। सर सबसे पहले प्रीमियम ऑफ स्टॉक, सर अगर इंश्योरेंस कोई प्रीमियम पे कर रहा है स्टॉक का तो उसको डिडक्शन मिल जाएगा। सर अगर कोई मेडिकल पॉलिसी है एम्प्लॉय की है तो उसको डिडक्शन मिल जाएगा। सर बोनस कमीशन है तो सर्विस रेंडर होना चाहिए, पेड होना चाहिए तो उसका डिडक्शन मिल जाएगा। सर पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट जब तक के पुट टू यूज नहीं होता तब तक का उसका कैपिटलाइज होगा, उसके बाद का सारा क्या होगा, उसको मिलना शुरू हो जाएगा। सर जीरो कूपन का एग्जाम्पल से अपन ने कर चुके हैं। सर एम्प्लॉय कॉन्ट्रीब्यूशन है पीएफ में या फिर सुपर एनुएशन फंड में। सर तो अगर एम्प्लॉय कॉन्ट्रीब्यूशन है तो 43B, यानी कि रेलिवेंट जो ईयर है प्रीवियस या उसकी रिटर्न फाइलिंग तक के पे कर देना चाहिए, नहीं तो जब भी पे करेगा तब तक के उसका डिडक्शन मिलेगा। तो अगर एम्प्लॉय है तो रेलिवेंट एक्ट की डेट, रेलिवेंट एक्ट की डेट। पक्की बात। तो ये हुआ। तो ग्रेचुएट है तो ग्रेचुइटी का डिडक्शन उसको मिल जाएगा, पर अगर प्रोविजन है तो उसका डिडक्शन नहीं मिलेगा, लेकिन अगर प्रोविजन इन द ईयर ऑफ पेमेंट है तो उसका डिडक्शन मिल जाएगा। तो वैसे ये था। फिर परचेज ऑफ एनिमल, ठीक है, बेड डे सर जब भी राइट ऑफ करेंगे तब मिलेगा, एक बार कॉपी रेफर करना सर, यहाँ पे लिख दो कॉपी रेफर करना है, कॉपी कॉपी कॉपी। सर ये नहीं है। सर एक्सपेंडिचर कंपनी है, कंपनी को ही मिलेगा। तो इम्पोर्टेंट सिर्फ किसको मिलेगा, कंपनी को मिलेगा। सर कितना मिलेगा, 1/5 मिलेगा। किसका मिलेगा सर, कैपिटल का। और सर रेवेन्यू तो 100% मिल जाएगा। सर एसटीटी धंधे वाले तो उनको मिल जाएगा, धंधे वाले तो उनको मिल जाएगा। तो 43B क्या बोलता है, कुछ एक्सपेंस, कुछ एक्सपेंस जब पे हो गए, जब क्या हो गए, पे हो गए, तभी उसका डिडक्शन मिलेगा, तभी उसका डिडक्शन मिलेगा, तभी उसका क्या मिलेगा, डिडक्शन पे होगा। अगर कोई प्रीवियस अगर खर्चा अगर उसने पे कर दिया, ड्यू डेट ऑफ फर्निश, सर कब तक के पे करना है, मान लो कि 19-20 का मेरा साल है, तो कब तक के पे कर सकते हैं, तो जब तक कि इसकी ड्यू डेट आ जाती है ऑफ ROI, सर रिटर्न ऑफ फाइलिंग, सब कब तक है। सर इंडिविजुअल जिसको ऑडिट अप्लीकेबल नहीं है उसका क्या है, 30 जून। सर जिसको ऑडिट अप्लीकेबल है या फिर कंपनी, उनके लिए क्या है, 30 सितंबर। सर कंपनीज, कंपनीज जिनको ऑडिट अप्लीकेबल है, कंपनीज जिनको ऑडिट अप्लीकेबल है, यहाँ पे क्या है, इंडिविजुअल और पार्टनरशिप फर्म जिनको ऑडिट अप्लीकेबल है, कंपनी जिनको ऑडिट अप्लीकेबल है या फिर ट्रांसफर प्राइसिंग वाले, उनके लिए क्या है 30 नवंबर, उनको क्या है 30 नवंबर। तो सर अगर तब तक के पे कर देते हो तो ये 19-20 में आपको उसका डिडक्शन मिल जाएगा, यानी कि उस खर्चा अलाउ हो जाएगा, खर्चा अलाउ हो जाएगा। पक्की बात। सर उसके बाद इन अदर केस इन द ईयर ऑफ पेमेंट, सर अपनी कॉपी खोल लिएगा, उसमें 4 एग्जांपल अपन ने बहुत प्यार तरीके से लिख के रखे थे। सर किस किस का, सर टैक्स ड्यूटी सेस मतलब कि सर जीएसटी हो गया, सर क्या हो गया, सर जीएसटी हो गया, म्युनिसिपल टैक्स हो गया, एक्सेट्रा। सर फिर क्या है, ये हो गया ग्रेचुटी फंड हो गया, ग्रेचुटी पीएफ और सुपर एनुएशन फंड। सर बोनस और कमीशन, उसके बाद में इंटरेस्ट, कोई अगर लोन कहता है किससे ले सकता है, सारे लोगों से ले सकता है, अपन ने पढ़े थे। उसके बाद में
अगर ये लीव एनकैशमेंट लेता है, क्या लेता है सर, लीव एनकैशमेंट, तब भी आएगा। और सर अगर इंडियन रेलवे से कुछ लेता है तो सर ये इंपॉर्टेंट अपने पढ़े थे कि अगर मैंने एक लोन लिया हुआ है, उसमें को बहुत सारा इंटरेस्ट लग गया है, बहुत सारा क्या लगा है, इंटरेस्ट लगा है, तो ये मैंने इंटरेस्ट को कन्वर्ट करा दिया किसमें सर, लोन में। तो अब ऐसा तो नहीं होगा कि लोन में कन्वर्ट होकर अब जब भी हो तब मैं पेमेंट, लोन मिल गया तो उसका पूरा पूरा डिडक्शन मिल जाएगा, तो ऐसा होता नहीं है। अभी लोन जब भी मैं पे करते जाऊंगा सर, लोन जब भी मैं पेमेंट करूंगा लोन का, तब तब मेरे को डिडक्शन मिलते जाएगा, तब तब मेरे को डिडक्शन मिलते जाएगा। पक्की बात। तो यानी कि इंटरेस्ट को अगर मैंने लोन में कन्वर्ट किया तो ये नहीं माना जाएगा कि इंटरेस्ट का पेमेंट हो गया और आपको डिडक्शन मिल जाएगा। फिर लोन का जब भी आप पेमेंट करोगे तब तक आपको डिडक्शन मिलना लगेगा, तब तक आपको डिडक्शन मिलने लगेगा। एग्जाम्पल अपने क्लास में करे सर, नॉट सो रेलिवेंट, ये बहुत फालतू था कि जैसे एनबीएफसी है, अगर इनसे भी अगर मैंने लोन उठाया है तो सेम केस था, अपन ऊपर क्लास में कवर किया था, नॉट सो इम्पोर्टेंट। सर ये बचा हुआ है सेक्शन 40 अपना इधर से। सर इनकम टैक्स अपना, इनकम टैक्स का डिडक्शन मिलने वाला नहीं है, अपना खर्चा होता नहीं है। सेम चीज़ सर, वेल्थ टैक्स भी अपना खर्चा नहीं है। सर अगर कोई रॉयल्टी सर्विस चार्ज अगर पेबल है स्टेट गवर्नमेंट अंडरटेकिंग टू द स्टेट, यानी कि अगर स्टेट गवर्नमेंट की कोई कंपनी जिनको स्टेट को ये खर्चे देने हैं तो भी डिडक्शन इसका अवेलेबल नहीं है, डिडक्शन अवेलेबल नहीं है। सर ये बचा हुआ है अपना, फिर अपने पढ़े थे सर, ये दोनों देख लेना। अगर नॉन मॉनिटरी परक्यूजिट है, अगर टैक्स पे किया है एम्प्लॉयर ने और नॉन मॉनिटरी परक्यूजिट, तो उसका भी डिडक्शन अवेलेबल नहीं है, उसका भी डिडक्शन अवेलेबल नहीं है। पक्की बात। तो मान लो कि आपको घर मिला, रेंट फ्री अकोमोडेशन मिला, उसके साथ में जो रेंट फ्री अकोमोडेशन में जितना भी टैक्स आता था, जितना भी टैक्स आता था, अगर वो भी आपके एम्प्लॉयर ने पे कर दिया, इस पे जो टैक्स आता था वो भी किसने पे कर दिया, एम्प्लॉयर ने पे कर दिया, तो ये जो एम्प्लॉयर का जो पे रहेगा टैक्स, वो क्या रहेगा, एग्जम्प्ट रहेगा, वो क्या रहेगा, एग्जम्प्ट रहेगा। पक्की बात। ये टैक्स पे किसके हाथ में एग्जाम रहेगा, सही एम्प्लॉय के हाथ में टैक्स एग्जाम रहेगा। मतलब कि टैक्स का डिडक्शन अपन एम्प्लॉयर को देने वाले नहीं है, टैक्स का डिडक्शन एम्प्लॉयर को देने वाले नहीं है। अगर सिंपल सी बात बोलूँ, ये मिस्टर ए है, मिस्टर ए को यहाँ पे शाम के यहाँ पे जॉब लगी, किसके पास में जॉब लगी, शाम के पास में। मैं लिख देता हूँ, लिखा के नहीं हो रहा है इसमें, शाम के पास में जॉब लगी, यानी कि ये हो गया एम्प्लॉयर, ये हो गया एम्प्लॉय, इतनी बात ठीक है। शाम ने घर दिया, शाम ने घर दिया, किसको दिया, ए को दिया। और से ये आरएफए था 2 लाख रुपए का, कितने रुपए का, 2 लाख रुपए का। और मान लो इस पर टैक्स लगता है 20,000 का, मान लो इसमें टैक्स लगा था कितना, 20,000 रुपए का। तो मेरे को तो टोटल शाम ने कितने रुपए दिया, 2,20,000, 2,20,000। यानी कि अब मैं समझना, ये 2 लाख तो पर क्यों दे रहे, लेकिन ये जो 20,000 टैक्स का मिला, जो 20,000 टैक्स का मिला एम्प्लॉय को, ये सर एग्जम्प्ट है, ये सर क्या है, एग्जम्प्ट है। ये लिख के रखना, सैलरी वाले टॉपिक में भी काम आएगा। सर ये क्या है, एग्जम्प्ट है। सर तो ये जो 20,000 जो खर्चा किया, ये खर्चा तो किया एम्प्लॉय ने, एम्प्लॉयर ने, सही खर्चा किसने किया, एम्प्लॉय में। तो ये डिडक्शन मांगेगा कि मैंने खर्चा किया, मेरे को डिडक्शन दो। तो स्पेसिफिकली लिखा गया कि इसका डिडक्शन मिलने वाला नहीं है, इसका डिडक्शन मिलने वाला नहीं है। ये लिख लो, शायद क्लास में नहीं हुआ वो अच्छे से, तो आपको काम आ जाएगा। सर ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको ये पूरा का पूरा रटना है, कैसे भी पूरा का पूरा रटना है, कैसे भी, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। सर डायरेक्ट टैक्स यानी कि इनकम टैक्स का अगर टैक्स पे किया तो नॉट अलाउड, सर जीएसटी किया तो अलाउड है। वैसे अगर इंटरेस्ट पेमेंट है तो इसमें नॉट अलाउड, इसमें अलाउड है। सर इसमें कनेक्शन, अगर टैक्स ही अलाउड नहीं है तो इंटरेस्ट कैसे होगा, सर इसमें अलाउड है तो इसमें भी अलाउड है। अगर से टैक्स के लिए मैंने कोई लोन लिया है, अगर टैक्स के लिए कोई लोन लिया तो टैक्स से अलाउड नहीं तो लोन कैसे अलाउड होगा, तो इसमें अलाउड हो जाएगा। सर पेनल्टी मैंने आपको बोला था लॉ की पेनल्टी अलाउड नहीं है, तो एनए और एनए। सर रिफंड, सर यहाँ पे टैक्स ही अगर अलाउड नहीं है, यानी कि टैक्स लगाना अलाउड नहीं है, तो रिफंड पे टैक्स, रिफंड कैसे वो रहेगा, तो रिफंड भी नॉट टैक्सेबल। सर जीएसटी भी नॉन टैक्सेबल, सॉरी जीएसटी टैक्सेबल होगा, क्योंकि सर जब मेरे को जीएसटी मेरे को मिल रहा था, मतलब कि जीएसटी का मेरे को डिडक्शन दोगे, डिडक्शन दे रहे हो मतलब टैक्स में से नहीं ले रहे, तो जब उसका रिफंड मिला तो टैक्स तो लोगे ना, बात समझ में आया। और इंटरेस्ट ऑन रिफंड यानी रिफंड पे, तो यही तो, सर ये इंपॉर्टेंट है, या भूल सकते हो, इसको बहुत इंपॉर्टेंट मार्क करना, ये वाला केस। सर टैक्सेबल होता है अदर सोर्स में, सर टैक्सेबल होता है कहाँ पे, अदर सोर्स में, और ये टैक्सेबल होता है पीजीपी। यहाँ पे गलती करने के चांसेस बहुत ज्यादा है, सर बहुत बहुत ज्यादा है। पक्की बात। सर उसमें लिटिगेशन एक्सपेंस, मतलब कि आपने कोई वकील वकील खड़ा किया तो उसके एक्सपेंसेस दोनों में अलाउड है। सर कंप्लायंस एक्सपेंस दोनों में अलाउड है। और सर इंटरेस्ट ऑन डिलेड पेमेंट सर नॉन टैक्सेबल, और इसमें टैक्सेबल। सर आपको ये पूरा पूरा याद करना पड़ेगा, पूरा पूरा याद करना पड़ेगा। अच्छे से आगे बढ़े।
तो उसके बाद में अपन कोई रिलेटिव वगैरह है, तो उसकी औकात थी 20,000 की सैलरी लेने की, आपने उसको 1 लाख की सैलरी दे दी है, तो ये जो 1 लाख की सैलरी में 80,000 का खर्चा रहेगा वो क्या हो जाएगा, डिसअलाउ हो जाएगा। क्या हो जाएगा सर, डिसअलाउ हो जाएगा। ये पूरा का पूरा सेक्शन आपको बताता है, ये पूरा सेक्शन आपको बताता है। पक्की बात। सर आगे बढ़ते हैं। 48 सब बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। अगर आप कोई खर्चे करते हो सिंगल डे में या फिर सिंगल आइटम पे कितने से ज़्यादा, तो 10,000 रुपये से ज़्यादा का खर्चा करते हो तो वो खर्चा क्या हो जाएगा, डिस अलाउड हो जाएगा। तो खर्चा क्या हो जाएगा, डिस अलाउ हो जाएगा। पक्की बात। सर ये चीज़ असेट्स पे काम करती नहीं है, असेट पे काम करती नहीं है। मैं आपको बताऊंगा वो किस तरीके से काम करती है, पर अभी मान लो कि असेट पे काम करती नहीं है। पक्की बात। सर यही अगर आपका बिजनेस ट्रांसपोर्ट वाले का कुछ का है तो उनकी लिमिट है कितनी, 35,000 की। उनकी लिमिट कितने की है, 35,000 की। पक्की बात है सर। हाँ सर समझ में आ गया। तो बाकी और किस किस से आपको खर्चे करने से 10,000 से ज्यादा का करने हैं तो सर बैंक ड्राफ्ट, क्रॉस चेक। सर वर्ड याद रखना, क्रॉस चेक। तो अगर बियरर चेक है तो अलाउड नहीं है, बियरर चेक है तो अलाउड नहीं है। तो बैंक ड्राफ्ट, क्रॉस चेक और अदर अदर प्रिस्क्राइब मोड, इलेक्ट्रॉनिक मोड। 48(3) का ये हो गया। तो उसके आगे बहुत बच्चों वाली चीज़ है। तो इम्पोर्टेंट ये है 6DD। तो इम्पोर्टेंट क्या है ये 6DD। तो मैंने देखे थी कौन से केसेस में अलाउड करेंगे, कौन से केसेस में अलाउ करेंगे। तो अगर कोई मैं पेमेंट करता आरबीआई को, स्टेट बैंक को, तो ये अच्छे लोग हैं, इनको 10,000 से ऊपर का भी पेमेंट कर रहा हूँ तो अच्छे काम के लिए कर रहा हूँ, इंपॉर्टेंट लोग हैं। तो अगर कोई मैं गवर्नमेंट के रूल के हिसाब से कर रहा हूँ या फिर इन चीज़ों के लिए कर रहा हूँ, इन चीज़ों से कर रहा हूँ, या फिर एडजस्टमेंट एंट्री है। सर एडजस्टमेंट एंट्री क्या होती है, मेरे को आपसे 5 लाख लेने हैं, मेरे को आपको 10 लाख देने हैं। मेरे को 5 लाख लेने हैं। यार ये थोड़ा सा पेन काम नहीं कर रहा, बात समझना। मेरे को 5 लाख लेने हैं, 10 लाख देने हैं। 5 लाख लेने हैं, 10 लाख देने हैं। मतलब मैंने 5 लाख का तो पेमेंट कर दिया ना, तो मैं आपको कितने दूंगा, 5 लाख। तो सर इसमें क्या मैंने इसको बैंक ड्राफ्ट से किया, नहीं सर। क्या मैंने इसको चेक से किया, नहीं सर। क्या मैंने कोई इलेक्ट्रॉनिक किसी, तो तीनों में नहीं आया, मतलब कि आपका डिसअलाउ हो जाना चाहिए। तो गवर्नमेंट ने बात को समझा, बोला कि अगर बुक एंट्री होती है इस तरीके से तो आपको अलाउ नहीं रहेगा। पक्की बात। तो उसके आगे अगर कोई कल्टिवेटर है, ग्रोवर है, प्रोड्यूसर है, ये सारे लोग हैं तो इनको भी टेंशन नहीं है। तो अगर कोई स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है तो उनको टेंशन नहीं है। इसे क्लास में बहुत अच्छी तरीके से मैं ऑलरेडी करवा चुका हूँ, इसको याद रखना। तो कोई टाउन है और वहाँ पे कोई बैंक नहीं है जिस दिन ये ट्रांजेक्शन हुआ है, तब भी ये अलाउ रहेगा, ये अलाउ रहेगा। अगर ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप भूल सकते हो क्योंकि ये अलग सा पॉइंट है, इसको बहुत जितने स्टार कर सकते हो कर लेना। तो अगर आपने अपने एम्प्लॉय को पेमेंट किया है रिटायरमेंट के टाइम पे, डिस्चार्ज के टाइम पे, डेथ के टाइम पे, ग्रेचुटी का 50,000 तक का, 50,000 तक का, तो ये अलाउ रहेगा, ये अलाउ रहेगा। उसके बाद में अगर आप कोई शिप पे काम कर रहे हो जहाँ पे कि ये नहीं है तो 15 दिन तक के अलाउ रहेगा, फालतू चीज़ें। फिर इम्पोर्टेंट अगर कोई साइक है उस दिन तो आप अलाउ कर सकते हो। और फिर एजेंट है उसको कैश में बिहेव करना है तो भी कर देना, और अथराइज है तो भी हो जाएगा। बाकी चीज़ अपने क्वेश्चन में कवर हो गई थी। नॉट सो इम्पोर्टेंट सर, नॉट सो इम्पोर्टेंट आप लोग पढ़ लेना। ग्रेचुटी का ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ कि अगर प्रोविजन बनाते हो तो अलाउ नहीं रहेगा, लेकिन अगर जिस साल में पेमेंट करना है उस दिन अगर करोगे तो अलाउ हो जाएगा। लेकिन उसके लिए टैक्स के डिडक्शन के अरेंजमेंट आपको करने पड़ेंगे, टैक्स डिडक्शन के अरेंजमेंट आपको करने पड़ेंगे। और कोई ऐसे फंड में आपको पैसा डालते हो जो लीगली उसको मान्यता प्राप्त नहीं है तो उसका भी डिडक्शन आपको मिलने वाला नहीं है, उसका भी डिडक्शन आपको मिलने वाला नहीं है। काफ़ी सारा हो रहा है सब। अब आ जाते हैं इसमें, सबको कौन 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 लोगों को बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करना कंपलसरी, कौन कौन लोगों को बुक्स ऑफ अकाउंट करना मेंटेन करना जरूरी है। तो ग्रॉस रिसीट्स इनकम देखना। स्पेसिफाइड प्रोफेशन मतलब कौन होता है, सब काला कोट, सफेद कोट, पेंसिल वाले, नहीं सर, स्केल वाले, पेंसिल वाले, कैलकुलेटर वाले, होशियारी वाले, घर वाले, कैमरा वाले, पागल लोग, आईटी वाले। तो अगर ये सारे लोग हैं तो इनको क्या बोलेंगे अपन, स्पेसिफाइड प्रोफेशन। इनको क्या बोलेंगे अपन, स्पेसिफाइड प्रोफेशन। तो अगर इनका ग्रॉस रिसीट मतलब कि जो पैसा आया है इन द मीनिंग ऑफ, इन्हें कुछ चार्ज किए होंगे तो सैलरी मिल पैसा मिला होगा। अगर वो 1,50,000 है, कितना है सर, 1,50,000। और सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है सर ये आपका ये, इन ऑल द थ्री। तो इंपॉर्टेंट वर्ड क्या है, इन ऑल द 3 ईयर्स, मतलब कि सारे साल में होना जरूरी है। कंपल्सरी है कि सारे साल में होना चाहिए, कंपल्सरी है कि सारे तीनों साल में होना चाहिए। इमीडिएटली प्रीसिंग द प्रीवियस ईयर, जिस साल अपन देख रहे हैं कि अपन को बुक्स मेंटेन करना है कि नहीं करना। मान लो कि मैं 19-20 की देख रहा हूँ, मैं कब की देख रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ बेटा 19 और 20 का। मैं कब का देख रहा हूँ, 19 और
20 का, तो मैं कब का देखूंगा 18 19, 18 19, 17 18 और 16 17, मतलब कि मैं ये 3 साल का उनका देखूंगा क्या तीनों साल में उसका ग्रॉस रिसीट 1.5 लाख के ऊपर है क्या। अगर है तो उसको कंपल्सरीली क्या करना पड़ेगा, बुक्स मेंटेन करना पड़ेगा। सर कौन कौन सी बुक्स मेंटेन कर, सर कैश बुक, बिल बुक। सर कैश में कौन सा, जनरल लेजर इशूड। सर बिल कौन कौन से, सर बिल सारे ही उसको इशू, जो भी इशू के सारे बिल मेंटेन करना पड़ेगा, पर नॉट रिक्वायर्ड में कौन से, जो 25 रुपए से ज्यादा नहीं है, जो 25 रुपए से ज्यादा नहीं है, जो 25 रुपए से ज्यादा नहीं है। मैं लिख देता हूँ यार, थोड़ा पेन का मेरा बैटरी काम नहीं कर रहा, मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका था, बैटरी मिल नहीं रहा है, तो थोड़ा एडजस्ट कर लेना। और सर अगर रिसीव वाले बिल है तो 50 रुपए से ज़्यादा उसको सारे मेंटेन करना पड़ेगा, 50 रुपए से सारे मेंटेन करना पड़ेगा। तो ये एमसीक्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कहीं पे भी आपको पूछ सकता है, कहीं पे भी आपको पूछ सकता है। तो मेडिकल वाला तो डेली केस है, जिससे इन्वेंट्री, फर्स्ट डे, लास्ट डे, फालतू चीज़ें। और सर अगर कोई भी है तो एनी अदर बुक्स जिसको आप इजीली सामने वाला आपकी इनकम कंप्यूट कर सके, यानी कि असेसिंग ऑफिसर आपकी इनकम कंप्यूट कर सके। पक्की बात सब सही होगा स्पेसिफाई वाले लोगों के लिए। अगर अदर है तो यहाँ पे डैश, मैंने आपको बोला था क्लास में किसको, इंडिविजुअल एचयूएफ कुछ नहीं होता, इसके आगे ऐसा करना है इंडिविजुअल और एचयूएफ। सर अगर आपका इंडिविजुअल और एचयूएफ है, आपका अगर इनकम 2.5 लाख से ज्यादा है, कितने से ज्यादा है 2.5 लाख से, अब इंपॉर्टेंट समझना, ग्रॉस से 2.5 लाख से इन एनी, यानी कि 2.5 लाख से ज्यादा है इन एनी थ्री, ऊपर क्या था ऑल थ्री, नीचे क्या है एनी थ्री। तो कोई भी 3 साल में इमीडिएटली द प्रीवियस ईयर, तो आपको ऐसी बुक्स मेंटेन करनी जिससे आपकी इनकम निकाली जा सके, ऐसी बुक जिससे आपकी इनकम निकाली जा सके, या फिर कोई भी बुक मेंटेन करने की जरूरत नहीं है, या फिर कोई भी बुक मेंटेन करने की जरूरत नहीं है। सर यहाँ पे समझना, अगर आपकी इनकम 2.5 लाख से ज्यादा है, यानी कि प्रॉफिट, अगर टर्नओवर 25 लाख से ज्यादा है, टर्नओवर कितना 25 लाख से ज्यादा है, पक्की बात। तो आगे जाते हैं, एक सेकेंड। सर अगर यहाँ पे है, अगर अदर के केस में मतलब कौन होगा, सर कौन कौन का, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन हो जाएगा, और भी जो अपने एजीपी वगैरह पढ़े थे, बीओआई, एओपी, एसोसिएशन ऑफ पर्सन, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, अगर ये सारे हैं, सर इनको क्या है, अगर इनका इनकम 1 लाख से ज्यादा है और अगर टर्नओवर 10 लाख से ज्यादा है, तो 1 लाख और 10 लाख से यहाँ पे क्या है 2,50,000 और 25,000। आई होप समझ जाऊंगा। सर आपको अब मैं अभी ले लेता हूँ 44AD, 44AD और 44A, अपने क्लास में ऑलरेडी कर चुके हैं। सर तो कितने किलोमीटर, 2 करोड़ तक से अगर आपका कम का टर्न, 2 करोड़ से अगर आपके कम का टर्नओवर है, तो आपको ऑडिट कराने की नीड नहीं है, आपको 8% के हिसाब से टर्नओवर का इनकम मान लो, उस पर टैक्स दे दो। अगर आपने डिजिटल मीडियम से पैसा लिया है, मतलब कि पेटीएम वगैरह से, तो आपको कितना हो जाएगा 6% होगा, दोनों से लिया था उसका प्रपोर्शन लेना, दोनों का प्रपोर्शन। सर एडीए कौन है, सर जो स्पेसिफाई प्रपोर्शन वाले हैं उनको मिलता है। सर अगर आपका ग्रॉस रिसीट किससे कम है, सर 50 लाख से, सर कितने से, सर 50 लाख, सर लिख के नहीं हो रहा है यहाँ पे, 50 लाख से, ठीक है। कितना परसेंट इनकम मान लेंगे, 50% अपनी इनकम मान लेंगे। तो 44 कौन थे, तो इसमें दो थे, सर थे हुए ट्रक वाले, एक साथ साथ जिनके पास 10 लाख, 10 ट्रक से ज्यादा है और 10 ट्रक से कम है, 10 ट्रक से ज्यादा और 10 ट्रक से कम। अगर सर 10 ट्रक से ज्यादा है तो अपन देखेंगे वेट, क्या देखेंगे अपन, सॉरी 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 सॉरी, थोड़ी गड़बड़ किया। सर ये उन्हीं को मिलेगा जिनके पास में 10 ट्रक से कम है, 10 ट्रक से कम है। सर जिनके पास भी 10 ट्रक से कम होगा उन्हीं को ये मिलने वाला है, उन्हीं को ये मिलने वाला है। तो सही कब कब ऑडिट करना पड़ेगा, अगर उसके अंदर 10 ट्रक से ज्यादा है, फिर इनकम ज्यादा दिखा रहा है, वो इनकम कम दिखा रहा है तो ऑडिट कराओ। तो यहाँ पे 50% से इनकम ज्यादा अगर कम दिखा रहा है तो ऑडिट कराओ, और सर अप्लीकेबल रहेगा जब भी अपन ये पढ़ेंगे, पक्की बात। सर नीचे की फिर फालतू चीजें जो अपन ऑलरेडी देख चुके हैं, फिर ऑडिट देख लेते हैं। सर ऑडिट डायरेक्टली नीचे आएंगे तो ज्यादा अच्छे से देख पाएंगे। सर डेप्रिसिएशन, सर डेप्रिसिएशन के मैं अलग से वीडियोस बनाऊंगा, ताकि ज़्यादा अच्छे से लोगों को समझ में, बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आया था मुझे पता है, बहुत सारे क्वेश्चन के साथ में करेंगे, एक 2 से ढाई घंटे का वीडियो बनाएंगे आराम से, उसमें सारा का सारा हो जाए, सारा का सारा हो जाए। सर साइंटिफिक रिसर्च, सर इसमें अपने पढ़े थे, सर दो चीज़ें थी, एक तो सर मेरा खुद का बिजनेस था, ओन बिजनेस, या फिर मैं कंट्रीब्यूशन कर रहा था, या तो मैं कंट्रीब्यूशन कर रहा था। सर जब मैं ओन बिजनेस की बात कर रहा था, तो इसमें भी दो चीज़ें थी, प्रायर टू कमेंसमेंट, ये देखो बिजनेस शुरू होने के पहले और बिजनेस शुरू होने के बाद में। तो बाद में रेवेन्यू है तो 100%, रेवेन्यू है तो 100%। तो कैपिटल है, तो कैपिटल है तो उसका भी 100%, अब उसका भी कितना परसेंट 100%। पर सर एक्सेप्ट लैंड, सर एक्सेप्ट क्या लैंड, याद होगा आप लोगों को। सर उसके बाद में
अगर उसका पहले का है यानी कि कमेंसमेंट होने के पहले कोई खर्चे किया है तो पहले के 3 साल के सारे खर्चे उसको अलाउ हो जाएंगे, पहले के 3 साल के खर्चे उसको अलाउ हो जाएंगे। लेकिन सर वो किसके लिए होने चाहिए, बस सैलरी के लिए होने चाहिए। अभी अगर पढ़ोगे तो पेमेंट ऑफ सैलरी के लिए होने चाहिए। और जो यानी कि जो बंदे उसके काम पे लगे हुए थे उसी के लिए होने चाहिए, सैलरी के लिए होने चाहिए। उसके बाद में कोई मटेरियल आया उसके लिए होने चाहिए। वो डिडक्शन तभी मिलेगा जब कोई अथॉरिटी से उसका परमिशन लेके आएगा, अथॉरिटी से कोई परमिशन लेके आएगा तभी उसको डिडक्शन मिलेगा, नहीं तो डिडक्शन मिलने वाला नहीं तो डिडक्शन मिलने वाला नहीं है। बात समझ में आई। तो उसके नीचे अब ये इंपॉर्टेंट है। तो इसमें इंपॉर्टेंट ये है, बस एक सेकंड समझना। तो अगर कोई एक्सपेंडिचर किया है, कोई कंपनी है, तो इसमें इंपॉर्टेंट वर्ड समझना। तो पहला तो कंपनी होना जरूरी है, पहला तो क्या जरूरी है, कंपनी होना। तो कंपनी है जो इन हाउस मैन्युफैक्चरिंग करती है, फिर बायोटेक्नोलॉजी मैन्युफैक्चरिंग करती है कोई भी आर्टिकल, इन हाउस मैन्युफैक्चरिंग या फिर बायो। तो अगर प्रायर टू कमेंसमेंट है तो जैसा ऊपर देखे थे वही रहेगा। लेकिन अगर आफ्टर कमेंसमेंट है तो रेवेन्यू का भी 150 मिलेगा और इसका भी 150 मिलने वाला है, इसका भी 150 मिलने वाला है। लेकिन अब बात समझना, इसमें लैंड और बिल्डिंग का इसमें मिलने वाला नहीं है। बस ऊपर तो सिर्फ लैंड का नहीं मिल रहा था तो बिल्डिंग का मिलेगा। तो बिल्डिंग का कितना मिलेगा, 100% मिल जाएगा। सर बिल्डिंग का कितना मिल जाएगा, 100% मिल जाएगा। बात समझ में आई अच्छे से, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं, सर समझ में आ गया, नहीं सर समझ में आ गया। सर रेवेन्यू है तो 100%, रेवेन्यू है तो 100%। अगर कैपिटल है तो यहाँ पे भी 100%, यहाँ पे कैपिटल है तो भी तो 100%। अगर हम सर अगर इसमें लेकिन एक्सेप्ट लैंड, अगर एक्सेप्ट लैंड सब, लेकिन अगर कंपनी जो इन हाउस मैन्युफैक्चरिंग करी तो 150% एक्सेप्ट लैंड एंड बिल्डिंग। तो बिल्डिंग में एक भी नहीं मिलेगा, नहीं सर बिल्डिंग में 100 मिल जाएगा। सर प्रायर कमेंसमेंट है तो सर प्रायर कमेंसमेंट इसके जैसा हो जाएगा। सर 100% और 100% है तो प्रायर कमेंसमेंट दोनों का कितना है 100%। तो यहाँ पे भी कितना रहेगा सर, तो यहाँ पे भी 100% ही रहेगा। सर यहाँ पे 150% लिख के मत आना, सर यहाँ पे 150% लिख के मत आना, पक्की सी बात है। सर अब यहाँ पे अपने अपना खुद का बिजनेस था, अगर मैं डोनेशन करता हूँ तो सर कंपनी कंपनी साइंटिफिक रिसर्च की तो 100%। अगर कोई एसोसिएशन वगैरह है, रिसर्च एसोसिएशन सोशल साइंस या फिर स्टैटिकल तो भी 100। अगर कोई सर कॉलेज वगैरह है जो अप्रूव कॉलेज वगैरह है तो 150। अगर नेशनल लेवल वगैरह तो भी 150, नेशनल लेवल वगैरह भी तो 150। एग्जाम्पल आप लोग देख लेना अच्छे से, सारे पढ़ने जरूरी है। तो उसके आगे अपने पढ़े थे कि अगर मैं इसको सेल कर देता हूँ, अगर मैं इसको क्या कर देता हूँ, सेल कर देता हूँ, तो सर नॉर्मली जो भी मेरा वो जो पैसा आएगा तो वो क्या हो जाएगा, मेरे इनकम मान लूंगा मैं, जो भी पैसा है उसको क्या मान लूंगा, इनकम मान लूंगा। पर सर मेरे को डिडक्शन अंदर 35 मिलेगा क्या, बताओ जल्दी बताओ। जल्दी सोचो जल्दी सोचो। सर मान लो कि मैंने 5 लाख रुपए का डिडक्शन था, 5 लाख का डिडक्शन ले लिया था, 5 लाख का डिडक्शन ले लिया था, पक्की बात है। सर अगर मैंने डिडक्शन ले लिया था और बाद में इसको मैंने बेच दिया, इसको क्या किया मैंने, बेच दिया। तो सर मेरे को क्या बोल रहा है कि जितना मैंने डिडक्शन लिया था, जितना मैंने डिडक्शन लिया था तो वो क्या हो जाएगा मेरा, वो ऐड हो जाएगा एज एन इनकम, ऐड हो जाएगा एज एन इनकम। और सर जो उनको सेल प्रोसीड आए थे, जो भी उनको सेल प्रोसीड आए थे वो भी क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी एज एन इनकम, वो भी क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी एज एन इनकम। यानी मेरे को दोनों ही डिडक्शन हट जाएंगे। तो यहाँ पे बात समझना, यहाँ पे मेरे को जो भी सेल प्रोसीड आए थे, मान लो 5 लाख का सेट था, मान लेते हैं 5 लाख का असेट था, मेरे को 3 लाख रुपए मिले थे। कितने रुपए मिले थे, 3 लाख में मैंने इसको बेच दिया था। तो ये भी मेरा पहले इनकम हो जाएगा, 5 लाख को भी इनकम करूंगा, ये 3 लाख को भी इनकम कर दूंगा, मतलब टोटल कितना 8 लाख रुपए मेरी इनकम में आ जाएगा। बात समझ में आ रही। लेकिन सर सर बिजनेस बिक गया तो भी ये ऐड होने वाला है, बिजनेस बिक गया तो भी ये ऐड होने वाला है। बात समझी। सॉरी सर थोड़ा गड़बड़ होगी, थोड़ी गड़बड़ किया मैंने। सर ये 8 लाख वाले थोड़ा भूल जाना। अभी जो भी मेरा मान लो 5 लाख का सामान था, 5 लाख का सामान था, या तो बिकेगा या तो क्या होगा, बिक जाएगा। तो उतना ऐड कर लेना, जो बिक गया उतना ऐड कर लेना आपकी सेल, आपके उसमें इनकम में उतना ऐड कर लेना। सर अगर नहीं, अगर नहीं तो जितना भी डिडक्शन आपको मिला था, जितना भी आपको डिडक्शन मिला था उतना ऐड कर लेना, उतना ऐड कर लेना, पक्का। तो उसके आगे फालतू चीजें तो अपन ने याद करे थे
कैसे याद कर रहे थे सर 35 AD? मैं अपने गोडाउन गया, गोडाउन में को कोल्ड हो गया तो मैं हॉस्पिटल गया, हॉस्पिटल से मैं अपने घर गया, हॉस्पिटल से घर गया, घर पे फर्टिलाइजर होता था किसके थ्रू, गैस ऑफ पेट्रोलियम की बदबू आ रही थी, तो गैस ऑफ पेट्रोलियम की बदबू आ रही थी, तो वहां से मैं होटल गया, होटल के आगे क्या था, स्लम था, तो आई सी कि वहाँ पे क्या है, एक छतरी है, उसमें शुगर हो रही है, शुगर को पाइपलाइन के थ्रू लेके जा रहा है सेमीकंडक्टर, आखिर वाला आप लोग याद कर लोगे। तो सर इसमें 100% का कैपिटल रिडक्शन था, 10,000 से ज़्यादा का खर्चा वगैरह था, आप लोग इसको आगे देख लोगे, आई नो, पक्की बात है। उसके आगे 35 DDA वॉलंटरी रिटायरमेंट पार्ट्स में मिल जाता था सर, एग्रीकल्चर सर इसमें भी 150% का डिडक्शन है सर, 150% का डिडक्शन है। ऑल एसएससी सर, कौन से, ऑल एसएससी सर, इसमें भी 150 का डिडक्शन है सर, इसमें भी कितना डिडक्शन है सर, 150 का डिडक्शन है, लेकिन किसको सर, सिर्फ कंपनी को, सिर्फ और सिर्फ किसको, कंपनीज को। फिर अगर आप डोनेशन करते हो इन सब में तो आपको 100% डिडक्शन मिल जाएगा। तब प्रिलिमिनरी खर्चे तो दो टाइप के ऐसे हो सकते हैं, या तो कंपनी होंगी या तो नॉर्मल वाले होंगे। तो जो भी खर्चे लगते हैं तो कितना डिडक्शन मिलेगा, या तो 5% ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट, या फिर 5% ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड, 5% ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड। सर तो आपको क्या करना है कि अगर आप नॉन कॉर्पोरेट असेसी हो, मतलब कि आप इंडिविजुअल पार्टनरशिप हो, कॉर्पोरेट नहीं हो, कंपनी नहीं हो, तो आपको हमेशा कितना मिलेगा, 5% ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट, इतना आपको मैक्सिमम डिडक्शन मिल सकता है, इतना आपको मैक्सिमम डिडक्शन मिल सकता है। लेकिन अगर आप कंपनी हो तो आपको ऑप्शन है 5% कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट लो या 5% ऑफ कैपिटल एम्प्लॉय लो। तो इसका डिडक्शन आपको कैसे मिलेगा सर, 5 इक्वल एम्प्लॉयमेंट के हिसाब से मिलने वाला है। तो इसमें एक्चुअल खर्चे कोई भी मैटर करते नहीं, एक्चुअल खर्चे कोई मैटर करते नहीं है। फिर आगे आते हैं तो 44 AD वगैरह अपने क्लास में ऑलरेडी काफी अच्छे से करे थे, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इसको पढ़ेंगे पहले, फिर आपको इसके क्वेश्चन कराऊंगा, मैं डायरेक्टली क्वेश्चंस में लेके जाऊंगा आपको, ठीक है। सर नीचे का अपना फिर बाकी पूरा बचा हुआ है, बाकी पूरा बचा हुआ है। तो ये रिवीजन वीडियो हो गया। मैं नेक्स्ट वीडियो में डेप्रिसिएशन लूंगा इन डिटेल, 2 से 3 घंटे में सारे क्वेश्चन लेके, बहुत सारे क्वेश्चन लेके मैं फिर सारे सारे जो अपने अभी पढ़ा है, नॉर्मली मैंने रिवीजन ही कराया अभी, तो इसका अपन पूरा का पूरा अच्छे से इज्जत से पढ़ाई करेंगे क्वेश्चंस के साथ में। मैं तब तक के चाहूंगा कि आप लोग इसको कम से कम 15 से 20 बार अच्छे से रिवाइज करिए, 15 से 20 बार अच्छे से रिवाइज करिए, ठीक है। चलिए, थैंक यू।